उनका कहना ये है कि एबीवीपी अपना हाथ उन्हीं मैटरों में डालती है, उन्हीं समस्याओं में डालती है जो जहाँ उनका भी फायदा है, जहाँ उनको भी टीआरपी मिल रही है। किसी एक सिंगल बच्चे का रहता है जो कि वो फोन कॉल पे या बिल्कुल 1 to 1 मिलके सॉल्व हो जाता है, तो उसको हाईलाइट नहीं कर सकते। अभी मैं उसकी पेपर में वाइट तो दूंगा नहीं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गए तो बच्चे के फंसे डॉक्यूमेंट तुरंत निकल जाए, क्योंकि आप देखते हैं स्टूडेंट एक कच्ची मिट्टी का बना रहता है। आप उसे जिस तरीके से शेप में डालना चाहेंगे वो अपने आप डल जाता है और वो आगे चल के वैसा ही रहता है। करंटली देखेंगे तो लोग कहीं नहीं तो आप गांव से हो, हम शहर से हैं, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं। बट विद्यार्थी परिषद में सब एक है। यहाँ पे ना कोई जात देखी जाती, ना कोई धर्म देखा जाता। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ देखी जाती है, वो है अपना देश। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, आज की जो हमारी गेस्ट हैं, ये बातें तो मंदिर भाई साहब और पहले तो आप किसी से सवाल पूछूंगा हेलो भैया, हेलो मेरे भाई। कैसे हो भैया? मैं ऑल गुड, आप बताओ। स्मार्ट तो आप हमेशा ही दिखते रहते हैं भैया। जश्न कॉम्प्लीमेंट भैया, बात स्टार्ट करते हैं अपन। तो आप एबीवीपी से कब से जुड़े हो? मैं विद्यार्थी परिषद से 22 में जुड़ा था। मैं एक्चुअल में इंदौर में पढ़ता था। फिर उसके बाद मेरी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद बल्कि मम्मी पापा यहाँ पे अकेले हैं, तो मुझे उनके लिए यहाँ पे आना पड़ा। और एज एन पॉलिटिकल बैकग्राउंड है हमारा पापा का, तो मुझे भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ उसमें मेरे जो फादर ने मेरे लिए कुछ छोड़ा है, जो अभी दिया है, वो मेरे उनके एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया। तो ठीक है भैया, ये तो बात हो गई कि आप एबीवीपी में कब से जुड़े। लेकिन आप हमें बताइए कि एबीवीपी है क्या चीज? एक्चुअल में एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1948 में उसकी स्थापना हुई थी, और जो ऑफिशियली जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आया था 1949 में आया था, यानी कि आज़ादी की 1 से 2 साल बाद ही। विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मेंबरशिप अभी तक 5 मिलियन हो चुकी है, यानी कि 50 लाख से भी ऊपर हो चुकी है। तो विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जो विद्यार्थियों के बीच में, जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में राष्ट्र हित की भावना, यानी पेट्रियोटिज्म जो होता है, और अपने देश के प्रति प्रेम पूरा, और अपने जो सिस्टम है उससे हट के जो करप्शन की आज आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा बातें होती हैं, उन सबको हटा के जो एक छात्र के अंदर एक पूरी सिद्धांतवादी चीज़ें डालता है, जो अनुशासन डालता है, और जो अपने देश के प्रति प्रेम डालता है, एक ऐसा छात्र संगठन है जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि आज आप देख सकते हैं अपने देश की लगभग 140 करोड़ से ऊपर आबादी है, तो उसमें लगभग 1500 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, तो इतने सारे बच्चों को मैनेज करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो कहीं न कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को चलते हुए विद्यार्थी परिषद एक ऐसा काम करता है जिनसे उन बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। यानी कि, और एबीपी का एक बहुत प्यारा मोटो है, ज्ञान, शील और एकता। ज्ञान यानी कि समझ रहे हैं आप, शील यानी कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, तो धीरे धीरे वो शील भी हो जाता है। और एकता, यूनिटी, क्योंकि अपना देश ना इतने प्रकार से बटा हुआ है। आप धर्म के ऊपर देख सकते हैं, जातिवाद के ऊपर देख सकते हैं। अभी आप करंटली देखेंगे तो लोग कहीं नहीं तो आप गांव से हो, हम शहर से हैं, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं। बट विद्यार्थी परिषद में सब एक है। यहाँ पे ना कोई जात देखी जाती, ना कोई धर्म देखा जाए। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ देखी जाती है, वो है अपना देश। तो विद्यार्थी परिषद की बस इतनी सी एक छोटी सी परिभाषा है जो सबको समझ में आ जाती है, तभी लोग उसका हिस्सा बनते हैं। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है भैया। भैया, एक बात बताओ, आरएसएस और एबीवीपी में क्या डिफरेंस है? ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेटेड हैं। देखिए, डिफरेंस भी है और कोरिलेटेड भी है। आरएसएस की स्थापना 1925, यानी कि आज से लगभग 99 साल पहले हुई थी, और अभी आने वाली विजयदशमी को 100 साल पूरे करेगा। तो जब आरएसएस की स्थापना हुई थी, तो जो हेडगेवार जी हैं, जिनने इसकी स्थापना करी थी, तो उनने सबसे पहले अंग्रेज़ों के सामने और भारत के सामने बोला था कि मैं एक हिंदू हूँ, भारत एक हिंदू राष्ट्र है। और ऐसे ही चलते जब आरएसएस बढ़ा आगे, उसकी विचारधारा से लोग जुड़ना चालू हुए, तो 1948 में जब अपने गांधी जी का जो नाथूराम गोडसे जी ने जो हत्या करी थी, उनका जो भी पूरा प्रकरण था, उसके चलते हुए आरएसएस पे प्रतिबंध लग गया था, बैन लग गया था।
तो आरएसएस ने एक अपनी छोटी सी अलग से एक शाखा चालू करी थी, जो कि आरएसएस पे तो प्रतिबंध लग गया था, वहाँ पे काम करना तो अब मतलब इलीगल हो गया था। तो उनने ही विद्यार्थी परिषद के रूप में उनने वहाँ पे काम करना चालू करा। पर जो कि चलते हुए बहुत सारी चीज़ें साफ हुई, खुलासा हुआ, तो गोडसे जी के जो कांड के बाद आरएसएस पे से प्रतिबंध हट गया, तो आरएसएस वापस स्थापित हो गया। पर अब जो कि वो पूरा संगठन पूरा स्थापित हो चुका था, वो पूरा एस्टैब्लिश हो चुका था ऑर्गेनाइजेशन, तो अब उसे बंद भी नहीं कर सकते थे। तो उसको विद्यार्थी परिषद जो स्टूडेंट्स के रूप में, क्योंकि आप देखते हैं स्टूडेंट एक कच्ची मिट्टी का बना रहता है, आप उसे जिस तरीके से शेप में डालेंगे, डालना चाहेंगे, वो अपने आप डल जाता है और वो आगे चल के वैसा ही रहता है। तो उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए विद्यार्थी परिषद की पूरी जो नींव है वो रखी गई और उसको आगे बढ़ाते गए। फिर धीरे धीरे विद्यार्थी परिषद में ऐसा होने लगा कि जो संघ है, जो संघ की विचारधारा है, एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, जो विद्यार्थी परिषद आरएसएस है वो एक विचारधारा से कनेक्टेड है, जो कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना है। अब आरएसएस में आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब 1947 में आज़ादी मिली थी, तो उसमें लाइक अपने जो पाकिस्तान की जो बॉर्डर थी और उसके बाद अपनी जो चाइना की बॉर्डर थी, उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान था उस टाइम, तो अपने पास आर्मी की बड़ी कमी थी। तो आरएसएस के वो स्वयंसेवक थे जिनने जब चड्डे चलते थे तब वो पहन के, लाठी उठा के, जो दंड बोलते हैं जिसे, वो पहन के उनने बॉर्डर पे अपनी निगरानी करी है अपने देश की रक्षा के लिए। तो वो एक विचारधारा की बात है। और आरएसएस एक बड़ा पेड़ है, वृक्ष है, और विद्यार्थी परिषद एक उसकी छोटी सी शाखा है जिसके 100 से मतलब कि आरएसएस के 100 से भी ज़्यादा संगठन चलते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी परिषद पे फोकस करता है या अदर चीज़ों पे। अभी बीजेपी को देखोगे तो बीजेपी भी लाइक आपकी आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशन है और सब कुछ आरएसएस से ही कनेक्टेड है। जो भी आदेश होता है ऊपर से होता है, जो कि प्रचारक लोग करते हैं। काफी मोटिवेटेड लग रहा है सुनने में। भैया देखिए, कैटेगरीज तो बहुत हैं कि एबीवीपी कैसे बच्चों की मदद करती है, लेकिन अगर मैं आपसे कुछ चीजें पूछूं जिनमें वो बच्चों की मदद करती हो, जैसे कोई ऐसी इश्यूज जो आपको देखने को मिलते हैं और एबीवीपी उसको सॉल्व करती है। क्या होता है कि जब जैसे कि अभी मेरे हिसाब से आप लोग भी स्टूडेंट फेस में हैं, तो जब आप लोग बाहर से पढ़ने आते हैं तो आप अपने माँ बाप को छोड़ के आते हैं, तो यहाँ पे आपका कोई नहीं रहता। मैं बता रहा हूँ, जो भी आपके लोग रहते हैं वो आपके खुद के मित्र लोग रहते हैं, दोस्त लोग रहते हैं। तो जब ऐसा होता है तो जब जितना बड़ा कॉलेज उतनी ज़्यादा दिक्कत है, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स मैं आपको गिनाता हूँ। बहुत बार क्या होता है कि जो फ़ीस की प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम रहती है, स्कॉलरशिप्स की प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम रहती है, जो फंड आता है जो बच्चों के हित में यूज़ होना चाहिए बट वो कुछ अधिकारी करप्शन के नाम पे वो अपने निजी स्तर पे यूज़ कर लेते हैं। जो कि बिल्डिंग का फंड आया इतना, लेकिन आप उसका 1/2 लगाते हो और 1/2 जाता है उन अधिकारियों की जेब में। तो इन चीज़ों की तो कोई कहीं न कहीं ये छात्र हितों का हनन होता है, जो कि एक स्टूडेंट का राइट है, उसे अच्छी प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन के लिए सरकार ऊपर से भेजती है पैसा, लेकिन यहाँ पे आके कहीं न कहीं फँस जाता है। होता क्या है, बच्चे को अकेला देख के कुछ फैकल्टीज़ होती हैं, जैसे मतलब कि कोई किसी को पर्सनल नहीं बोलूँगा, कुछ फैकल्टीज़ होती हैं, कहीं-कहीं किसी से विवाद हो जाता है, विचारधारा के ऊपर मैंने आपको बताया विचारधारा का बहुत बड़ा खेल है, उनसे विवाद हो जाता है। उन उस बहस के चलते हुए उस बच्चे से, जो बच्चा बाहर से पढ़ने आया है, अपने घर-बार को छोड़ के पढ़ने आया है, जिसके माँ-बाप ने बड़ी उम्मीद से अपना पेट काट के उस बच्चे को पढ़ने भेजा है, तो उस बच्चे के साथ कहीं न कहीं उसको टारगेट किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो कि मेरा ये मानना है कि जो कॉलेज है, वो स्टूडेंट के लिए नहीं, मतलब कि जो कॉलेज है वो स्टूडेंट के लिए नहीं, स्टूडेंट से कॉलेज होता है। जहाँ जिस कॉलेज में बच्चे होंगे वो कॉलेज आदर्श कॉलेज माना जाएगा। जिस कॉलेज में बच्चे ही नहीं होंगे वो कॉलेज कोई मतलब कि वो कॉलेज सिर्फ एक बिल्डिंग है, खोखली बिल्डिंग है। तो विद्यार्थी परिषद भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। बाकी आपने एक टर्म बोला भैया कि आरएसएस से ही बीजेपी बना, ऐसा कुछ। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या एबीवीपी में ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी रहता है क्या? देखिए, ये एबीवीपी सिर्फ अगर राजनीति कहीं करता है तो वो है छात्र संघ के चुनाव। उसके अलावा विद्यार्थी परिषद कहीं और राजनीति नहीं करता है। ये दलगत राजनीति से उठ के चलने वाला एक संगठन है। अब ऑर्गेनाइजेशन में जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो सक्रियता दिखाएगा, वो वैसे उस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब होता क्या है, लोग उसको राजनीतिक संगठन इसलिए बना देते हैं क्योंकि कहीं न कहीं आरएसएस से सब कनेक्टेड हैं, तो लोग बोलते हैं कि ऐसे घूम फिर के वो साइकिल चलता है कि पहले आरएसएस से, फिर उसके बाद बीजेपी में जाते हैं, फिर वो पॉलिटिक्स में। एक्चुअल में विद्यार्थी परिषद में एक बच्चे का डेवलपमेंट इस तरीके से हो जाता है कि वो
इतना ज़्यादा नेतृत्व करने की क्षमता, जो लीडरशिप क्वालिटी है, वो बहुत बियॉन्ड पहुँच जाती है, क्योंकि उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वहाँ पे सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, आपको मैनेजमेंट स्किल सिखाई जाती हैं। आज मतलब कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, उन लोगों ने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है मैनेजमेंट का, बट मुझे उन पे इतना प्राउड है और मुझे इतना उन पे ट्रस्ट है कि वो आराम से 1000 डेढ़ हज़ार लोगों का कोई भी प्रोग्राम आराम से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि लोग पॉलिटिक्स की बात है, तो आप छात्र संघ की राजनीति भी जिस अभी मध्य प्रदेश में पिछले लास्ट टाइम जो चुनाव हुए थे 2017 में हुए थे, और अभी तक उसमें चुनाव नहीं हुए। तो ये कहीं न कहीं ये एक जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, उसके लिए गलत है। क्योंकि जब बच्चा 18 प्लस होता है तो उसके बाद वो कॉलेज में आता है। कॉलेज में आने के बाद वो स्वतंत्र रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, अपने डिसीजंस लेने की है, आपके मतलब कि माँ-बाप आपको छोड़ देते हैं एक लिमिट तक कि भाई अब आप अपना करियर आप खुद देखिए, आप अपने हिसाब से जीना सीखिए, अपने पैरों पे चलना सीखिए। तो जब जो वो छात्र संघ के चुनाव, जो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होने चाहिए कॉलेज से, उससे ये प्रॉफिट रहता है कि बच्चे को सही गलत का फ़र्क समझ में आता है। जैसे अभी मैंने बोला था कि आपको कि छात्र वो कच्ची मिट्टी का घड़ा रहता है, उसको कैसे भी शेप में आप दे सकते हैं, ढाल सकते हैं। तो जब वो सही गलत चीज़ें देखेगा तभी वो आगे जाके एक एक्चुअल वोटर बनेगा, और वो आगे जाने वाले जो अपने नेशनल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है एक आइडियल वोटर के रूप में। तो इसलिए एक हद तक पॉलिटिक्स भी इम्पोर्टेंट रहती है इसमें, बट सिर्फ छात्र संघ की राजनीति तक, और उसके बाद जितना भी है वो समाज के हित में और राष्ट्र को एक करने में सारी चीज़ें रहती हैं। ओके। तो भैया इस जो एबीवीपी का जो ये संगठन है, इसको कौन जॉइन कर सकता है, कौन जॉइन नहीं कर सकता? उसमें जितने भी, देखिए विद्यार्थी, एबीपी 3 लोगों से चलता है। पहला होता है छात्र, जो कि स्टूडेंट, जो बच्चा पढ़ रहा है, यानी कि पीएचडी तक, स्कॉलर तक जो बच्चे हैं, वो आराम से इसमें, जितने भी छात्र हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसकी मेंबरशिप की जो अभी ड्राइव चल रही है, उसकी आप मेंबरशिप ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा, टीचर्स। अब टीचर्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? कहीं न कहीं टीचर भी अपने फेस में, पुरानी लाइफ में जो थी, वो भी स्टूडेंट रहे हों, उनने भी कुछ इश्यूज़ फेस करे होंगे। और होता क्या है, कभी कभार जो छात्र संगठनों की लड़ाई है वो टीचर्स के खिलाफ ही छिड़ जाती है। तो अपन को दोनों साइड का व्यू पता होना चाहिए, यानी कि एक छात्र क्या बोलता है, छात्र की तरफ से क्या चीज़ है, और एक टीचर की तरफ से क्या चीज़ें हैं कि उसने ऐसे स्टेप उठाए कि छात्र को परेशानी हुई। और जो कि टीचर ज़्यादा बड़े रहते हैं और वो ज़्यादा अपन से ज़्यादा समझदार रहते हैं, तो वो अपन को गाइड करते हैं, तो उनका काम रहता है गाइड करना। और फिर तीसरे रहते हैं पूर्णकालिक, जिन्हें प्रचारक बोला जाता है, जो कि घर बार छोड़ के सिर्फ और सिर्फ संगठन का काम करने आते हैं। पूरे देश भर से लोग प्रचारक निकलते हैं, अपने जीवन का कुछ टाइम अपने संगठन के लिए देते हैं, ताकि वो संगठन भी नहीं कह सकते, अपने देश के लिए देते हैं, ऐसा रहता है। तो इसमें सभी मतलब कि स्टूडेंट, टीचर और एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता, पूर्णकालिक कार्यकर्ता की कोई उम्र नहीं रहती है। वो जब तक चाहे अपने घर छोड़ सकता है और जब तक चाहे अपने संगठन में रह सकता है, वो स्वतंत्र रहता है। पर संगठन चलाने के लिए ऑल टाइमर्स जिन्हें बोलते हैं, फुल टाइमर्स जिन्हें बोलते हैं, तो ऑल टाइम किसी ना किसी का एक संरक्षण, किसी का एक व्यू होना चाहिए कि वो कैसे संगठन चलाता है। वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। भैया मैं खुल के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ अच्छे कामों के पीछे ना बहुत सारा गलत काम भी होता है। अभी हम कई जगह से न्यूज़ सुन सकते हैं, वो मैं ओपन कैमरा नहीं बोल सकता क्योंकि वो खुद में अपने आप में एक विवाद वाले ही बात है। तो क्या ऐसा भी होता है भैया कि कुछ अच्छा करने के पीछे कुछ बुरा भी पीछे चलता रहे? देखिए क्या होता है कि कहावत है ना, गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है। और काम एक अच्छा करने जाओ, पीछे 100 चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो उस एक लक्ष्य चिन्हित कर लिया जाता है, कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, फिर उसको अचीव करने के लिए लोग बोलते हैं कि अब कितनी ही बर्बादी हो जाए। तो ऐसा होता है कि अपन ने अगर सोच लिया कि कोई चीज़ अच्छी करनी है, लाइक आपने अभी बोला कि एक काम अच्छा करने जाओ बट उसके पीछे 100 बुराइयाँ रहती हैं। मैं इस बात पे एग्री करता हूँ, मैं डिसएग्री नहीं करूँगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि लोग क्या आजकल जो स्वार्थ जो है और जो पैसे का मोह है, वो इंसान को ऐसा काम करने से मजबूर कर देता है। एक समय पे इंसान जुड़ता है चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि उसे समाज के लिए कुछ करना है। बाद में जब वो उसकी चमक-धमक देखता है तो वो भ्रमित हो जाता है, और वो फिर क्या, उस एक काम को छोड़ के उन हज़ार गलत कामों में चला जाता है, जिससे कहीं न कहीं उसे लाभ हो रहा है और दूसरे लोगों का गलत हो रहा है। तो आपकी इसमें कोई टिप्पणी नहीं है कि एबीवीपी का कहीं ऐसी चीज़ों पे हाथ हो? नहीं, विद्यार्थी परिषद का जो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एबीपी में जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं, वो लोग सब कहीं न कहीं स्टूडेंट हैं, सभी लोग। तो आप एक स्टूडेंट से क्या सोचते हैं, मतलब वो क्या गलत कर सकता है?
ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी को एग्ज़ाम में फ़ेल करवा सकता है, किसी फैकल्टी को दबाव बना के, या फिर वो किसी और उससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। बट अगर बड़े लेवल पे बात करी जाए तो बड़े लेवल का मैं अपने संगठन की ज़िम्मेदारी ले सकता हूँ, पर मैं दूसरे लोगों पे टिप्पणी मैं भी नहीं कर सकता कि वो अपने स्तर पे क्या कर रहे हैं और कितना सच है, कितना झूठ। क्योंकि कई सारे केसेज़ ऐसे हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं, पड़े हैं कोर्ट में, तो मैं भी कोई नहीं होता उन पे टिप्पणी देने वाला। यही एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं से। बाय द वे, अब थोड़ा एलिगेशंस में आते हैं भैया। हमने कुछ लोगों से बात की कि आज हम जिनसे मिलने वाले हैं वो एबीवीपी के एक अध्यक्ष हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा ऐसी बात करिए जो थोड़ा-सा कड़वी लगे। उनका कहना ये है कि एबीवीपी अपना हाथ उन्हीं मैटरों में डालती है, उन्हीं समस्याओं में डालती है जो जहाँ उनका भी फ़ायदा है, जहाँ उनको भी टीआरपी मिल रही है। ऐसे छोटे मुद्दों पे अगर आप बोलोगे, मदद माँगने जाओगे तो साथ देने वाला कोई नहीं है। इस पे आप क्या कहोगे भैया? मैं आपसे एक और चीज़ पूछूँगा, छोटे मुद्दे मतलब ऐसे अगर आप मुझे छोटे मुद्दे मतलब अगर मैं बोलूँ कि किसी एक कोई सिंगल बच्चा फँसा हुआ है या किसी छोटे कस्बे का बच्चा जो गाँव का है, जो आप तक पहुँचना चाह रहा है लेकिन फ़ोन पे फ़ोन में मिलाया जा रहा, लेकिन वो आप वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते हैं। देखिए, एबीपी का जो काम है, वो अलग-अलग इकाइयों में चलता है। सबका क्योंकि जितनी ज़्यादा इकाई, उतना ज़्यादा अपन काम खड़ा कर सकते हैं और उतने ज़्यादा लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ मिलते हैं। पहले तो मैं नगर मंत्री हूँ, यहाँ का अध्यक्ष तो हूँ नहीं। तो अध्यक्ष टीचर्स रहते हैं। मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो मेरा मेन रोल नगर मंत्री का है। तो एज़ एन जो आपने बोला कि छोटे-छोटे मैटर्स को इग्नोर कर देते हैं। अब मैं इग्नोर वो हम इग्नोर नहीं करते, वो दुनिया के लिए इग्नोर हो जाते हैं, पर वो हमारे लिए भी एक स्पेसिफिक मैटर रहता है। क्या होता है, आज अगर हम उस एक बच्चे की मदद करते हैं, तो एक बच्चा को कहीं न कहीं हमें जीवन भर याद रखता है कि भैया ने हमारी मदद करी या इनने विद्यार्थी परिषद वालों ने हमारी मदद करी। आज ही मेरे पास एक फ़ोन आया था जब मैं सुबह था, एक साईं पैरामेडिकल कॉलेज है, मैं तो ब्लंटली बोल रहा हूँ उसका नाम, तो उसमें कोई फ़ीस का इश्यू है। तो उसमें पहले भी हम आंदोलन कर चुके हैं ची फ़ीस को ही लेके। तो जो कि अभी उस बच्चे की फ़ीस उसने सबमिट कर दी है, बट उसके डॉक्यूमेंट्स उसे नहीं मिले हैं। तो अब इस चीज़ के लिए मैं आंदोलन तो कर नहीं सकता। मैं इस चीज़ के लिए बहुत बड़ा बवाल तो मचा नहीं सकता। कोई न कोई कहीं न कहीं मैनेजमेंट का कुछ रहता है, फँसा रहता है। मैंने आपको जैसे ही बताया कि मैनेजमेंट थोड़ा ढील दे देता है। तो उसके लिए अगर मेरे एक फ़ोन से काम हो सकता है, तो मैं वहाँ पे क्यों जाऊँ? जब उस बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो एक फ़ोन से सॉल्व हो सकती है, या फिर मेरी सिर्फ नॉर्मली सिंगल मेरे जानने से या मैं किसी को भेज दूँ, उससे सॉल्व हो सकती है, तो मैं उसको एक बड़ा इश्यू क्यों बनाऊँ? अब जो कि सामाजिक इश्यू रहते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप का ये विषय रहता है, और आप देखे होंगे कि एकदम से रैंडमली फ़ीस में इंक्रीज़ हो जाती है, एकदम से फ़ीस, यानी कि डेढ़ गुना फ़ीस बढ़ाना या 2 गुना फ़ीस कर देना, तो वो सबका सामाजिक विषय बन जाता है। तो जितना सामाजिक विषय, जितना ज़्यादा बच्चों का विषय, उतना ही ज़्यादा वो बड़ा रहता है। किसी एक सिंगल बच्चे का रहता है जो कि वो फ़ोन कॉल पे या बिल्कुल वन टू वन मिलके सॉल्व हो जाता है, तो उसको हाइलाइट नहीं कर सकते। अभी मैं उसकी पेपर में वाइट तो दूँगा नहीं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गए, तो बच्चे के फँसे डॉक्यूमेंट तुरंत निकलवा दिए। अब इतनी सी चीज़ के लिए कोई पेपर में भी क्यों देगा, कोई न्यूज़ की रिपोर्टिंग भी क्यों देगा? बट जितना ही ज़्यादा बच्चे होते हैं, जितना ज़्यादा क्राउड होता है वहाँ पे, वहीं पे लोग फिर उसे हाइलाइट करते हैं, लोग न्यूज़ वाले उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, और क्या बोलते हैं, फिर सब जगह वो चलती है। इसलिए ये चीज़ें रहती हैं, लोग लोग ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं कि सिंगल बच्चे का मैटर डील नहीं कर पाते। अब कभी-कभार क्या होता है, कोई बच्चा बोलता है भैया फेल हो गए। अरे तो फेल हो गए तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं जब आप पढ़ ही नहीं रहे? अब आपका काम तो एक ही है ना, पढ़ना। लेकिन अगर आप पढ़ भी नहीं रहे तो उसमें कोई संगठन थोड़ी आपको पास करवा देगा, या फ़ोन लगा के नहीं, नहीं ये हमारा बच्चा है आप उसे पास करिए, ऐसा नहीं होता है। एक लिमिट तक चलती है, बट जो गलत है तो वो गलत ही रहेगा। गलत को हज़ार बार सही बोलने से वो सही नहीं हो जाएगा। इट मीन्स कि ये टोटली एलिगेशन ही है, इसमें कुछ फैक्ट्स नहीं है। भैया फिर से एक वही तीखी सी बात आएगी, इसमें फिर आप लोगों का क्या फ़ायदा है? देखिए, हम लोग का ये फ़ायदा है कि जब मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा था, तो मुझे बोलना नहीं आता था। मैं मेरी स्पीकिंग स्किल्स बहुत बुरी थी, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी, मैं बताता हूँ। मुझे मतलब कि इतना ज़्यादा हेजिटेशन होता था 10 जनों में भी बोलने में, इवन मेरे फ्रेंड सर्कल में भी, बट आज वो नहीं है। तो कहीं न कहीं जब ये ऐसे मैटर्स आते हैं ना, तो जिसको आगे और अच्छे से नेतृत्व करने की क्षमता सीखनी है, तो वो दूसरों के हित के लिए लड़ना सीखता है। आज वो लड़ाई उनकी है, बच्चों की, वो लड़ाई हमारी तो नहीं है, लेकिन आज हम वो लड़ाई लड़ते हैं साथ में, तो कहीं न कहीं वो बच्चा हमसे आजीवन जुड़ा रहता है। और वो एक फ़ायदा ये जो हमें मिलता है, जो कि मेजर बात रहती है, वो बच्चा कहीं न कहीं बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो कहीं न कहीं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता भी बन सकता है। क्योंकि हमने उसके लिए लड़ाई करी है, उसके लिए लड़े हैं चीज़ों से।
अब वो उसकी स्वेच्छा रहती है कि उसको कार्यकर्ता बनना है कि उसको कार्यकर्ता नहीं बनना है। लेकिन इसमें मेजर हमारा ये फ़ायदा है कि हमें नई केस स्टडी जैसे बोलते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं, अलग-अलग चीज़ें होती हैं, अलग-अलग एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो ये जो आज हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है वो आगे हमें लाइफ में काम आएगा। क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो लोगों को दबाने वाला है, लोगों को दबाता है और अगर आप पे पावर नहीं होगी तो आपको भी कहीं न कहीं दबा दिया जाएगा। और विदिशा तो ऐसी जगह है कि जहाँ पे कायदे से थोड़ा-सा आपको पॉलिटिकली एक्टिव रहना चाहिए या और आपकी ग्रिप एक होनी चाहिए अच्छे लोगों से। तो कहीं न कहीं बच्चा अपन से जुड़ने का प्रयास करता है। तो इसमें हमारा सिर्फ़ यही फ़ायदा है कि हमें नई केस स्टडीज़ मिलती हैं, हमें नए एक्सपीरियंस मिलते हैं और हमें फिर उससे जितने ज़्यादा हम ऐसे आंदोलन करते हैं, तो उतना ज़्यादा हमारा और लोगों से पहचान होती है। वो कहीं न कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल है आगे फ्यूचर में। और किस वे में बेनिफिशियल है उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता क्योंकि ऊपर वाले की राह है, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर की बात करें तो भैया कहीं आगे आके पॉलिटिक्स में आने का तो विचार नहीं है। देखते हैं, संगठन जो आदेश करेगा उस पे है। चलिए कोई बात नहीं, इस पे कमेंट नहीं कर सकते अभी। भैया अभी आपने अगर सुना हो तो हाल ही फिलहाल में 1 डेढ़ महीने पहले नीट का एग्जाम हुआ जिसमें पेपर लीक फ्रॉड स्कैम हुए। मैं केवल नीट के एग्जाम की बात नहीं कर रहा भैया। आज लगभग मैं जहां तक अपन देखते हैं पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहा जा रहा, पेपर फिर से रिकंडक्ट कराया जा रहा है। इस तरीके के बहुत से मैटर देखे जा रहे हैं। भैया इन सब चीजों के लिए एबीवीपी कैसे खड़ा होता है, अपना काम वो कैसे अपना प्रेजेंस दिखाता है एबीवीपी? अभी जो आपने जैसा बताया नीट का जो जो भी प्रकरण हुआ था पूरा, तो उसमें जैसे कि अभी जो सरकार है जिसको बीजेपी की जो सरकार है, उसमें जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, तो ये उनके अंडर का पूरा मामला था। अब लोग पहले तो एबीवीपी को बोलते हैं कि बीजेपी का ही स्टूडेंट विंग है। मैं पूरे तरीके से डिनाई करता हूँ। अगर आप विकिपीडिया पे भी देख लेंगे तो अनऑफिशियल है। अनऑफिशियल इसलिए क्योंकि दोनों आरएसएस से कनेक्टेड है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ भी जो भी नीट का जो प्रकरण हुआ, जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जितना भी जो धांधली करी है, उसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद ने कस के हर देश के हर कोने में आंदोलन किए। अपने विदिशा में भी हुआ था, दिल्ली में भी हुआ, सूरत में भी हुआ, बिहार में भी हुआ। और ये जो पेपर लीक की बात है ये अभी से नहीं है, बहुत पुरानी है। अभी ये हाईलाइट इसलिए होने लगी है क्योंकि सोशल मीडिया जो कि इतना एडवांस हो गया है कि कोई भी चीज़ छिपती नहीं है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है चीज़ों में। क्योंकि आज कोई भी कोई बात होगी तो वीडियो बना के अगर आप पोस्ट कर देंगे तो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से किसी पॉलिटिशियन या फिर किसी समाज सेवी या फिर न्यूज़ वाले या फिर चीफ जस्टिस जो रहते हैं उनके पास पहुँच जाएगी और वो चीज़ फिर बहुत बड़ी बन जाती है। तो जो पेपर लीक का मामला ये अभी से नहीं बहुत पहले से है। तो इसके लिए विद्यार्थी परिषद ने एक पत्रक भी जारी किया था जिसमें पूरे उसने सुझाव दिए थे कि अपन पेपर लीक को कैसे बंद कर सकते हैं। जो कि चीज़ें जो जैसे अपने एरिया में तो बहुत सिंपल है। अभी आप बिहार साइड जाके देखेंगे जो कि ये चीज़ वहीं से स्टार्ट हुई है। झारखंड जाके देखेंगे और यूपी जाके देखेंगे जहाँ पे क्या है थोड़ा बाहुबल का राज जिसे बोलते हैं, बाहुबलियों का थोड़ा राज रहता है। पेपर लीक कैसे हो जाता है, लोग बच्चे पेपर में पास कैसे हो जाते हैं। 2018 में भी जो मैथ्स का पेपर एक बार सॉरी 19 में आई गेस मैथ्स का पेपर लीक हुआ था। 18 या 19 की बात है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और अभी का भी हुआ। तो अभी ये चीज़ें ना पहले से होती आ रही हैं बट अभी हाईलाइट हो चुकी हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो एक बच्चा जो एक्चुअल में डिज़र्व करता है वो जो पोजीशन क्योंकि उसने मेहनत करी, उतना हार्ड वर्क किया है और दूसरी तरफ एक बच्चा जिसने अपने पैसे की दम पे, अपने पावर की दम पे, जो बाहुबल के दम पे जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसकी वजह से उसने पेपर ले लिया और फिर फटाक से उसने वहीं के वहीं फिल करके उसको क्योंकि पूरा पेपर पता था, उसने अच्छी रैंक स्कोर कर दी। तो ये कहीं न कहीं उस बच्चे के साथ अन्याय हुआ है। क्योंकि गरीब बच्चे भी रहते हैं जो कि दिन-रात एक करके पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं अपना पेट पालने के लिए क्योंकि उनके माँ-बाप इतने सक्षम नहीं रहते कि उनको पढ़ा भी पाएँ और अपना काम भी कर पाएँ। तो इसलिए ये चीज़ें जो चलती हैं विद्यार्थी परिषद ने इसका बहुत विरोध भी किया है और अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसमें जो नई पेपर लीक का जो कानून बना है, वो भी बहुत जल्दी जारी हो चुका है। तो उसमें कड़ी से कड़ी सज़ा है चीज़ों को देखते हुए। अब चीज़ों को सुधरने में समय तो लगेगा। अब एकदम से आप चाहेंगे कि क्लिक में ऐसे नहीं हो पाता है, तो चीज़ों को टाइम तो लगेगा सुधरने में। एक कहानी आपसे जुड़ी है भैया कि किसी कहीं तो हमने आपके बारे में पढ़ा, तो कॉलेज का स्कॉलरशिप का कुछ मुद्दा था, तो आपने एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी की गाड़ियों को रोका था आपने। वो क्या कहानी है भैया? वो उसमें हमारा कोई रोल नहीं था। उसमें सिर्फ़ एसटीआई के ही बच्चे थे
जो कि ऐसे टाइम में हेलीपैड है तो वहाँ पे हमेशा जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं उनका हेलीकॉप्टर वहीं से आता है, तो वहीं से पूरा उनका काफिला निकलता है, तो जो पूरा कॉन्वे है उनका वहीं से निकलता है। तो पहले एबीपी ने ट्राई किया इस चीज़ को लेते हुए, बट ऊपर से हमें कोई ऐसा, जब तक हमें ऊपर से आदेश नहीं रहता तब तक हम कोई भी मुद्दा खुद के उससे नहीं उठा सकते। आज हम आपसे बोल दें कि हाँ हम सॉल्व करवा देंगे, और अगर ऊपर से हमें मना हो गई, क्योंकि हमारे हाथ का ही काम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। उसमें दो बार जो आंदोलन हुए, उसमें एक बार हमारे विपक्षी दल जो एनएसयूआई ने करा था, इसमें उसके बाद एक और बार बच्चों ने किया था, जिसमें हमारा थोड़ा बहुत सपोर्ट था। पूरा सपोर्ट नहीं दे पाए थे हम किसी कारणवश, क्योंकि हमारी ऊपर की बातें कुछ आपको मैंने अभी बताई। और तीसरी बार जो बच्चों ने किया था वो स्वतंत्र रूप से किया था, उसमें विद्यार्थी परिषद का कोई भी हाथ नहीं था। क्योंकि ऐसे रोकना और ये चीज़ों को थोड़ा प्रोटोकॉल से हटाना, वो भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हैं। अगर आप उनका प्रोटोकॉल कहीं न कहीं तोड़ेंगे तो चीज़ें विवादित चली जाती हैं, और सरकार और जो प्रशासन है वो फिर हाथ उसके बंध जाते हैं एक्शन लेने के लिए। तो इसलिए एबीपी कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे लोगों को दिक्कत हो। आज हम लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं, हम लोग कोई ऐसा एक्शन करते हैं, कल को कोई भी XYZ लाठीचार्ज या कोई भी एक्शन लिया जाता प्रशासन द्वारा, तो उन बच्चों के जीवन पे क्या होता? उन पे केस लगते। वो क्या अभी पढ़ने की उम्र में कोर्ट कचहरी जाते? वैसे ही स्कॉलरशिप से परेशान चल रहे थे, वो भी और चीज़ों में परेशान हो जाते। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो उसमें एबीपी का कोई भी रूल नहीं था। सेकंड वाला जो आंदोलन था वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि जनवरी की बात है वो। उसमें थोड़ा बहुत योगदान था, उसमें पीछे से बैकएंड से गाइड किया था कि आप कैसे आंदोलन कर सकते हो। बस उससे ज़्यादा और कोई भी रोल नहीं था। विद्यार्थी परिषद ने उस पे कभी भी कोई आंदोलन नहीं किया, क्योंकि और ये मैं स्कॉलरशिप का आपको विषय भी बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। जब आपने बात बोली है, एमआईटीएस और एक उज्जैन का एक कोई कॉलेज है, मुझे नाम थोड़ा याद नहीं उज्जैन आ रहा। इंजीनियरिंग हाँ, कॉलेज। और विदिशा। तो इनमें जो स्कॉलरशिप आती थी, वहाँ पे 30-30 हज़ार आती थी, और यहाँ पे 60,000 के समथिंग आती थी। तो वो स्कॉलरशिप कम नहीं करी है, वो स्कॉलरशिप बैलेंस करी है। फ़र्क होता है दोनों में। वहाँ पे बच्चों को 30 मिल रही है, उज्जैन में 30 मिल रही है, विदिशा में 60 मिल रही है। तो जब उसको बैलेंस करने का टाइम है तो एकदम से उन्होंने बैलेंस कर दिया। तो हाँ, थोड़ा बच्चों के साथ गलत हुआ, क्योंकि एकदम से आपने जब बोला था कि 60 देंगे, फिर एकदम से 30 देने लगे। बट उसमें मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैनेजमेंट की इतनी बात ही नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि अलग-अलग कॉलेजेस के ग्रुप रहते हैं, उस हिसाब से चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। अब जब वहाँ पे फिर उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होती, वहाँ 30 मिल रहे हैं, यहाँ 60 मिल रहे हैं, तो उन्हें भी 60 देने चाहिए। तो सरकार को थोड़ा बजट भी देखना पड़ता है, चीज़ें रहती हैं। अभी आपने भैया एक बात बोली कि क्या होता है, कई बार आपको ऊपर से आदेश आता है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते, तो आपके संगठन की बात है तो अलग बात है, क्योंकि वो आपके के संगठन का एक डिसीजन है। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कई बार ऊपर से हायर अथॉरिटी कोई पावरफुल का हाथ है कि नहीं, आपको इस मैटर में कुछ नहीं बोलना, कुछ ऐसा भी होता है क्या कभी? क्या है, संगठन में जो ऊपर लोग हैं, जो संगठन को चलाते हैं, कोई दृष्टि नहीं है वो चलाने वाली, लोग ही हैं चलाने वाले। वो हमसे हज़ार गुना ज़्यादा ब्रिलियंट लोग हैं। उन्हें हम एक कदम की सोचते हैं, उनसे हज़ार कदम की सोचते हैं। वो सिर्फ़ उसी चीज़ों में बोलने को बोलते हैं जिसमें अपन एक्चुअल में अपन कुछ बच्चों के लिए कर सकते हैं। या तो दो चीज़ें रहती हैं, या तो आप दीवार तोड़ सकते हैं, या तो दीवार से खुद का सिर फोड़ सकते हैं। तो जहाँ खुद के सिर फोड़ने की बात आती है, वहाँ पे हमें पहले से ही बता दिया जाता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि जो कार्यकर्ता है उसका शोषण हो, उसका यूज़ हो। वो मेहनत करता जाए पर उसे कोई रिज़ल्ट ना निकले। आप लोग भी अगर एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, बट आपका रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा, तो कहीं न कहीं आप भी दिमाग से सोचेंगे स्किप करते हैं, या फिर इस चीज़ को छोड़ते हैं। बट वो ये चाहते हैं, वो अपने कार्यकर्ता के लिए इतना सोचते हैं, छोटी-छोटी चीज़ पे लेके, कि यार अगर वो कहीं किसी चीज़ में मेहनत कर रहा है तो उसका भलाई हो, उसके साथ कुछ गलत ना हो। वो जहाँ मेहनत कर रहा है उसे अच्छा ही रिज़ल्ट मिले, ताकि उसकी इमेज अच्छी बनी रहे, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे लिए इमेज बहुत मैटर करती है। अगर आपके लिए इमेज क्या हो, संगठन की इमेज अच्छी है, बट संगठन की इमेज लोगों से अच्छी है। अगर हमारे विद्यार्थी परिषद में आज अच्छे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो विद्यार्थी परिषद की इमेज अच्छी है, और इसीलिए उससे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, और अधिकतर लोग जुड़ना चाहते हैं उससे। और अगर उसमें ऐसे ही लोग काम कर रहे होते जिनकी कोई इमेज ही नहीं, तो हमारे संगठन की इमेज भी वही होती। पर ऊपर वाले की दुआ से विद्यार्थी परिषद सबसे क्लीन संगठन है, जो दलगत राजनीति से उठ के काम करता है। तो मान लीजिए भैया किसी बच्चे को कोई तकलीफ है, तो वो एबीवीपी को कैसे कनेक्ट करे, कैसे कांटेक्ट करे? एबीवीपी को कनेक्ट करना बहुत ईजी है। आप हमसे नहीं जुड़ सकते तो क्या होता है, बहुत बहुत बार एबीवीपी के कार्यालय नहीं हो पाते हैं बहुत बहुत जगह। लेकिन अभी तो ऐसा फेज़ आ गया है कि हर जगह कार्यालय हैं। तो अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि आरएसएस का कार्यालय कहाँ है, तो आप वहाँ से जाके एबीवीपी से कनेक्ट हो सकते हैं, कहीं से भी, कोई सी भी जगह हो। कोई ना हर व्यक्ति, कहीं न कहीं कोई ना कोई व्यक्ति वो उस संघ की विचारधारा से जुड़ा है। अगर उस संघ की विचारधारा से जुड़ा है तो उसे विद्यार्थी परिषद के बारे में अवगत रहता है वो। तो इसलिए कोई बड़ी डील नहीं है। अगर किसी बच्चे को जुड़ना है एबीवीपी से, तो कहीं न कहीं वो एक कार्यकर्ता से जुड़ेगा, एक से फिर वो
पूरी चेन में शामिल हो जाते हैं। सो थैंक यू भैया। एक अच्छी कम्युनिकेशन, एक अच्छा वीडियो रिकॉर्ड हुआ आपके साथ और बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे गेन की और हमारे व्यूवर भी इससे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई चीज़ सही मिल रही है, इट मीन्स नॉट कि वो हमेशा से सही रही है। उसको सही करने वाला कोई ना कोई पहले पहला कदम रखा है और पहला कदम बढ़ाया है। इट मीन्स कि हमें ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है भैया, जो हमारे हित के लिए हमारे सामने से लड़े, क्योंकि हम भी आज हायर अथॉरिटी से डायरेक्टली एक एज़ ए स्टूडेंट नहीं लड़ सकते। तो शायद एबीवीपी का बहुत ही ज़्यादा हमें यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये हमें आज नहीं, आपकी लाइफ़ आज अच्छी चल रही है सो दैट आप नहीं समझ सकते, लेकिन बहुत से बच्चों की लाइफ़ में बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं, जिनके लिए ऐसी चीज़ें भी ज़रूरी होती है और वो चाहते हैं कि कोई हमारी तरफ से खड़ा हो। तो थैंक यू भैया, आप हमारे लिए टाइम निकाल के और हमारे व्यूअर्स को बताया कि एबीवीपी क्या है और वो कैसे काम करती है और सारी चीज़ें। थोड़ा-थोड़ा तीखे सवाल भी हुए, लेकिन आपने उनके जवाब बहुत अच्छे से दिए भैया। सो अगेन थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम भैया। फिर मिलते हैं, अगर आप कोई ऐसी बात होती है तो आपको हम फिर से इनवाइट करते हैं और फिर से हम अपने व्यूवर से आपको मिलाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।